ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की। दूसरी खबर वक्फ कानून से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून बनने के बाद गरीबों से लूट बंद होगी। अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए काम करता है तो नहीं लगाना पड़ता पंक्चर। तीसरी खबर बंगाल से, जहां वक्फ कानून के विरोध में हिंसा और हंगामा दोनों ही जारी है। आज दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक 200 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और चौथी खबर भगोड़े मेहुल चौकसी की, जिसे ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र सरकार अब उसे भारत लाने की कोशिशों में जुट गई है। पर बात कर लेते हैं सबसे पहले गुजरात की, जहां गुजरात के भरूच में मिनरल वाटर बनाने वाली एक फैक्ट्री धू धू कर जलती दिखी। फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिर गया। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से भर गया। भरूच के अंकलेश्वर इलाके में स्थित जल एक्वा कंपनी में भीषण आग लग गई, जिससे दूर दूर तक घना काला धुआं छा गया। धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बेहद भयानक है। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। आग लगते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गई। वीडियो में देखिए, चारों तरफ फायर ब्रिगेड के वाहन आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे दिखाई दे रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि भयंकर आग की इस घटना के बावजूद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की तलाश शुरू कर दी है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज भी पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़े हुए नजर आए। दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब आक्रोशित भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज होते ही प्रदर्शनकारी जमीन पर गिरने लगे और कुछ ही देर में पूरी सड़क खाली हो गई। प्रदर्शन को देखते हुए आसपास के जिलों से भी पुलिस कर्मियों को बुलाया गया था। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात था। इससे पहले जब ये प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और समझाने के बाद भी समझने को तैयार नहीं थे। कोलकाता के सियालदेह में हो रहा ये वही विरोध प्रदर्शन है जिसमें शामिल होने के लिए दक्षिण 24 परगना से प्रदर्शनकारी पहुंचने वाले थे। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी की तरफ से किया गया था। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने धर्मतला तक पैदल मार्च किया और वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाई। पार्टी बोल रहे हैं वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ का स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए। वक्फ कानून के खिलाफ वैसे तो देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल से उठ रही आवाज की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ भी दिया था, लेकिन शाम होते होते प्रदर्शनकारी पुलिस पर ही हावी हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस की एक वैन समेत 5 बाइक में पहले तोड़फोड़ की और फिर बाइक को आग के हवाले कर दिया। ये उपद्रव उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर इलाके में हुआ। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को पकड़ा भी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरीके से उपद्रवियों ने पुलिस को ही निशाना बना दिया। पुलिस पर हमला किया गया। हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की वैन समेत 5 बाइक को जला दिया गया उपद्रवियों की तरफ से। अब इन तमाम जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से पुलिस की बाइक को जला दिया गया और पूरे इलाके में उपद्रवियों ने किस तरीके से यहां पर हंगामा किया है। प्रदर्शन जो है इनका वो हिंसक हो गया। गाड़ी को तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो लगातार पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिख रहा है।
वहीं बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू पलायन कर गए हैं। उन्होंने मालदा जिले में शरण ली है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनको चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके घरों को, उनके दुकानों को लूट लिया गया। और उपद्रवियों के तांडव की ये वही तस्वीर है। घर में सारा सामान बिखरा है। दरवाजा तोड़कर उपद्रवी घर में घुसे, खूब तोड़फोड़ की और जो कुछ मिला उठा ले गए। यहाँ तक कि टीवी, बेड और कई महंगे सामान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आग लगा के यहाँ पर लकड़ी फेंका हुआ था, बांस फेंका हुआ था, बाइक को गिरा दिया गया था पेट्रोल में। ये दरवाजा तोड़ के आया था अंदर से। पीड़ित परिवार पुलिस को फोन करता रहा, लेकिन कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। जो सामान था लूट ले गया, तोड़ फोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद हिंदू खौफ में हैं। 500 हिंदुओं ने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया। इसमें दावा किया गया है कि जान बचाने के लिए हिंदू परिवारों ने नदी के रास्ते नाव पर सवार होकर मालदा में शरण ली है। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। हिंसा वाले इलाके में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा का खौफ अब भी बरकरार है। मुर्शिदाबाद में कल तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं हिंसा के बाद सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की है। मुर्शिदाबाद में तराव वाले इलाकों में बीएसएफ और सीआरपीएफ की कई कंपनी तैनात की गई हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैले, लिहाजा कल रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसके अलावा मालदा, बीरभूम में कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद है। शमशेरगंज जो फ्राइडे के बाद से डर में जी रहा था, वो डर धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। हिंसा को लेकर सियासत भी तेज है। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने दावा किया कि हिंसा में बाहर से या बीजेपी के लोग शामिल थे। बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हों, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ के गोली पे लोग मारे गए, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है। ये भी कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में। कांग्रेस भी ममता सरकार को मुर्शिदाबाद के बहाने घेरने में जुटी है। जो ढोंग करती है ना बंगाल के मुख्यमंत्री कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगी। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ये देश और खासकर हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। अगर आप गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये तो अभी शुरुआत है। गर्मी अभी शुरू हुई है। अप्रैल का महीना आधा भी नहीं बीता और हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक देश के चुनिंदा राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इसमें कुल 6 राज्य प्रभावित होंगे, जिनमें उत्तर भारत के 5 और दक्षिण भारत का 1 राज्य शामिल है। अगले 7 दिनों तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल और साथ ही दिल्ली में हीट वेव महसूस होगी। बीते दिनों बारिश की वजह से दिल्ली वालों को मौसम से राहत मिल गई थी, लेकिन अब तापमान 41 डिग्री तक जा सकता है। कल देश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में तो आप चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्पेन के लोग इसी धूप के लिए तरस रहे हैं। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियां भी बहने लग गई। कुछ गाड़ियां तो बहते बहते एक दूसरे के ऊपर जाकर रुक गई। ये 2 गाड़ियां पहले कहीं सुरक्षित खड़ी थी, पानी में बहते बहते अब ये एक के ऊपर एक चढ़ी हैं। बारिश का पानी मिट्टी के साथ मिलकर इस तरह बाढ़ की शक्ल में सड़कों पर दिखा और लोग घरों में कैद हो गए। पानी ने घर और दफ्तर के सामानों को भी अपनी जगह पर नहीं टिकने दिया। बाढ़ का ये मंजर स्पेन के लैंसडॉट शहर का है।
बताया गया कि वहां 2 घंटे के भीतर 6 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हुई, लेकिन तब तक इलाका तहस नहस हो चुका था। फायर सर्विस के मुताबिक उन्हें कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिली, जिनका रेस्क्यू किया गया। राहत की बात बस ये थी कि इस जल तांडव में किसी की मौत नहीं हुई। भारत में 13,500 करोड़ रुपयों का घोटाला कर विदेश भागने वाले व्यापारी मेहुल चोकसी को देश वापस लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उसे 2 दिन पहले बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। अब भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वर्ष 2018 में भारत से भागने के बाद मेहुल ने आइलैंड देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। इसके बाद वो कैंसर का इलाज करवाने के बहाने बेल्जियम में छिप गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी और सीबीआई मेहुल के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बेल्जियम की एजेंसियों को अलर्ट किया। चौकसी से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज बेल्जियम को सौंपे गए। उसके बाद बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। ये ईडी और सीबीआई का जॉइंट ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो एजेंसी अब प्रत्यर्पण की तैयारियां शुरू करेंगी। इसके लिए तमाम सबूतों को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मेहुल बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। उसने वहां अपने केस की बात भी छिपाई थी। लेकिन मेहुल को भारत लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के फौरन बाद उसकी लीगल टीम काम पर लग गई है। कोशिश यही है कि किसी तरह मेहुल को भारत लाने से रोका जाए, और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार मेहुल की सेहत है। चौकसी ब्लड कैंसर से पीड़ित है। इसी की ढाल बनाकर वो भारत आने से बचने की कोशिश कर रहा है। उन पे अब ये एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई चलेगी वहाँ पर, तो उसके लिए अपील फाइल की जाएगी और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए। मेहुल की लीगल टीम की दलील है कि हाई प्रोफाइल केस की वजह से भारत में प्रेशर बहुत रहेगा, इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो। यानी कि वो यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के ट्रायल फेस करना चाहते हैं, और क्या किसी राजनीतिक कारण की वजह से नहीं आ रहे हैं? जी, वो जो है कि यहाँ पे मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पेश होने को तैयार हैं, जो कि फैसिलिटी है। मेहुल के केस में भारतीय एजेंसियों को चतुराई से काम लेना होगा, क्योंकि साल 2021 में उसे डोमिनिका में भी एक बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन तब 51 दिन जेल में रहने के बाद ये बाहर आ गया था। इस बार उसके हर पैतरे को ध्वस्त करने के लिए भारतीय एजेंसियों को मेहुल की लीगल टीम से एक कदम आगे सोचना होगा। पीएनबी घोटाले के बाद 2018 से मेहुल चोकसी के नाम गैर जमानती वारंट जारी है। जब से उसने देश छोड़ा है, तब से अब तक उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। भारत में मेहुल की करोड़ों की जायदाद अब सरकार भरोसे चल रही है। मुंबई में उसके डुप्लेक्स फ्लैट पर इतने नोटिस लग चुके हैं कि दरवाजा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। और उसके फ्लैट के ठीक बाहर हम पहुंचे हुए हैं, और उसका घर मानो कोई घर का दरवाजा नहीं, एक नोटिस बोर्ड बना हुआ हो। दाएं बाएं जहां नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, मुंबई पुलिस, अलग अलग एजेंसियों के तरह तरह के नोटिस आपको नजर आएंगे। भगोड़ा मेहुल चोकसी दूसरे भगोड़े नीरव मोदी का मामा है। दोनों एक समय में डायमंड के कारोबार के जाने माने नाम हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलकर मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों का लोन लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। 2008 से लेके 2017 तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने ब्रेडी हाउस के इसी शाखा से अवैध रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो करवाकर विदेशी बैंक से कर्जा लिया था। इस घोटाले की भनक तब लगी जब बैंक के ही एक कर्मचारी ने इस केस का भंडाफोड़ किया। मेहुल चोकसी के कांड का भंडाफोड़ तो 2018 में हुआ, लेकिन उसके काले कारनामों की शुरुआत साल 2008 से ही शुरू हो गई थी। आरोप है कि मामा मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,850 करोड़ का चूना लगाया। इसे भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। ईडी के मुताबिक मेहुल और नीरव मोदी ने विदेशी बैंकों से लिए लोन चुकाने के लिए पीएनबी से फर्जी दस्तावेज बनवाए। 2008 से लेकर 2017 तक बैंक के बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाकर लेन देन को बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं होने दिया। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर हजारों करोड़ रुपयों की हेराफेरी कर ली। बाद में एक नए कर्मचारी को इस धोखाधड़ी की भनक लगी, जिसके बाद पूरे केस का भंडाफोड़ हुआ। चोरी पकड़ी गई तो साल 2018 में भारत छोड़कर मेहुल एंटीगुआ भाग गया, जहां की नागरिकता उसने पहले से ही ले रखी थी। अब जब इलाज के बहाने बेल्जियम गया, तब सीबीआई के कहने पर बेल्जियम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका भांजा नीरव मोदी
वो भी 2018 में ही देश छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था। हालांकि नीरव 2019 में गिरफ्तार होने के बाद से अब तक लंदन की जेल में बंद है और भारत आने से लगातार बच रहा है। कहा जा रहा है कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट 1 महीने पहले ही लिख दी गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे। पिछले महीने 3 और 4 मार्च को बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड भारत के दौरे पर थी। इस दौरान प्रिंसेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और जयशंकर से खास मुलाकात की। अब ये चर्चा है कि उन्हीं मीटिंग्स में भारत ने मेहुल चोकसी की जानकारी बेल्जियम को दी, जिसके बाद 12 अप्रैल को मेहुल गिरफ्तार हो सका। मेहुल चोकसी के खिलाफ ना तो कोई इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है और ना ही भारत और बेल्जियम के बीच में कोई प्रत्यर्पण संधि। बावजूद इसके लगभग पक्का माना जा रहा है कि बेल्जियम मेहुल चोकसी को भारत को प्रत्यर्पण कर देगा। माना जा रहा है मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी भारत की सफल कूटनीति की वजह से हो पाई। यूपी के प्रयागराज में एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक कार पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं और इस हमले की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक कार सड़क किनारे पार्क हो रही है, तभी सामने से 2 युवक आए और पलक झपकते ही बम फेंककर फरार हो गए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक में पीछे बैठा शख्स ड्राइविंग सीट पर बम फेंक रहा है। बम फेंकते ही जोरदार धमाका होता है। कार में मौजूद 4 लोग घबराहट में बाहर निकल आते हैं। तस्वीरें प्रयागराज के यमुना नगर की हैं। बाइक सवार हमलावर रॉन्ग साइड से आए थे। बमबाजी की घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। हरियाणा के नारनौल में शहीद की पत्नी को कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। महिला के पति असम में ऑपरेशन राइनो के दौरान शहीद हो गए थे। पहले एक बदमाश दीवार फांदकर अंदर घुसा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा बदमाश घर के भीतर एंट्री ले लेते हैं। सबके हाथ में बड़े बड़े डंडे हैं। इस बीच हमले से पहले एक बदमाश ने घर का मेन गेट पूरा खोल दिया। 5वां बदमाश 2 डंडों के साथ बाहर खड़ा रहा। 4 बदमाश कमरे के भीतर घुसे। अंदर से तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर महिला बाहर भागती हुई आई, लेकिन 4 डंडेबाज लगातार महिला को मारते रहे। महिला चिल्लाते हुए, रोते हुए जमीन पर गिर गई। इसके बाद बदमाश डंडे समेत भाग गए। जब पूरा बवाल खत्म हुआ, तब पीड़िता की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए और तड़पती महिला को उठाकर अंदर ले गए। जिसकी पिटाई हो रही है वो शहीद लांस नायक खुशीराम यादव की पत्नी है। उनका इकलौता बेटा भी फौज में है। पुलिस ने महिला के फौजी बेटे की शिकायत पर 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल क्लासरूम की दीवारों पर गोबर से लिपाई करते हुए दिखाई दी। उनकी इस हरकत पर अब विवाद शुरू हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला क्लास की दीवारों पर खुद गोबर से लिपाई कर रही हैं। इस दौरान कॉलेज का ही एक स्टाफ सदस्य उनके इस काम में मदद कर रहा है। प्रिंसिपल ने ये वीडियो खुद कॉलेज के शिक्षकों के ग्रुप में शेयर किया और तर्क दिया कि ऐसे गर्मियों के दौरान क्लासरूम को ठंडा रखा जा सकता है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इस पूरे मामले को संघ और बीजेपी से जोड़ दिया। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने पूरे विवाद पर प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अक्सर कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे ही एक पेड़ ने महाराष्ट्र के यवतमाल में एक किसान को करोड़पति बना दिया। कैसे? आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। यवतमाल के खुर्शी गांव में रहने वाले किसान केशव शिंदे की जमीन का अधिग्रहण 12 साल पहले रेलवे ने किया था। केशव शिंदे के खेत में 100 साल पुराना एक पेड़ था। वो पेड़ किस प्रजाति का है ये केशव नहीं जानते थे। अधिग्रहण के बाद पेड़ कटवाने से पहले उसका विशेषज्ञों द्वारा सर्वे करवाया गया तो सर्वे में पता चला कि केशव के खेत में खड़ा हुआ पेड़ बेशकीमती रक्त चंदन यानी लाल चंदन का है। विशेषज्ञों ने पेड़ की उम्र और आकार के आधार पर उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण का पैसा तो दे दिया था लेकिन पेड़ की कीमत नहीं दी थी, जिसके बाद किसान ने नवंबर 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का दरवाजा खटखटाया। कुछ दिन पहले कोर्ट ने वन विभाग को केशव शिंदे के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वन विभाग ने 50 लाख रुपए केशव के अकाउंट में जमा करवा दिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि 7 जुलाई 2028 तक पेड़ की कीमत का मूल्यांकन कर किसान परिवार को पूरा मुआवजा दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को वापस अपनी पार्टी में ले लिया है। आकाश आनंद ने गलतियों को माफ करने का एक और मौका देने की अपील की थी, लेकिन मायावती ने आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को माफ नहीं करने की बात कही। सोशल मीडिया एक्स पर माफी और एक्स पर ही घर वापसी। करीब 2.5 घंटे में ही आकाश आनंद बीएसपी में फिर से शामिल कर लिए गए। आकाश आनंद ने लिखा था कि बहन जी से अपील है कि वो मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे फिर से पार्टी में कार्य करने का मौका दें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, मायावती ने करीब 2.5 घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर पार्टी में वापस लेने का ऐलान कर दिया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि आकाश आनंद अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर एक और मौका दिए जाने का निर्णय किया जाता है। मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ के लिए पार्टी में पूरी तरह से दरवाजे बंद कर दिए हैं। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर धमकी देने वाले की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सलमान खान के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। जैसे ही वर्ली ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने फौरन ही मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कल ट्रैफिक कंट्रोल वर्ली के ऑफिस में अभिनेता सलमान खान के इसमें एक धमकी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। उसके हिसाब से हमने वर्ली पुलिस स्टेशन में 351(2) और 3 के तहत गुना दाखिल किया है। आगे की कार्रवाई चालू है। मैसेज में सलमान खान को घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई। साथ ही सलमान की गाड़ी को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के कई जवानों को तैनात कर दिया गया है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पहले भी धमकी मिल चुकी है। धर्म नगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाके में 12 फीट लंबा किंग कोबरा निकलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कोबरा को रेस्क्यू करने पहुंची टीम को भी उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआत में लगा जैसे रेस्क्यू टीम के दोनों सदस्यों ने किंग कोबरा को काबू कर लिया है, लेकिन जैसे ही टीम ने कोबरा को बोरी में डालने की कोशिश शुरू की, कोबरा ने हरकत शुरू कर दी। किंग कोबरा बोरी में जाने की बजाय वहीं फन फैलाकर खड़ा हो गया, जिससे रेस्क्यू टीम को पीछे हटना पड़ा। रेस्क्यू टीम जैसे ही करीब आती, कोबरा अटैक की पोजीशन में आ जाता और जैसे ही टीम पीछे हटती, कोबरा भागने लगता। इस तस्वीर में तो कोबरा को जैसे ही रेस्क्यू टीम ने बाइक के नीचे से खींचने की कोशिश की, वो पलटकर खड़ा हो गया। यहां तक कि रेस्क्यू टीम का एक सदस्य बोरी को ऊपर उठाकर कोबरा की तरफ लाया तो उसने हमला भी कर दिया। हालांकि इसके बाद भी रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी और जब कोबरा बाइक के करीब से भागने की कोशिश कर रहा था, तब रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ लिया और फिर कंट्रोल कर उसे बोरी में डाल दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। भागम भाग की जिंदगी में हर कोई अपने काम के बोझ का मारा है। दफ्तर से थक हार कर लौटने पर अच्छी नींद आ जाए तो सारी टेंशन और थकान खत्म हो जाती है। लेकिन यूएई के शारजाह में एक शख्स दफ्तर से थका हारा घर लौटा और ऐसा सोया कि उसे अस्पताल पहुंचना पड़ गया, क्योंकि दफ्तर से लौटने के बाद ये शख्स लगातार 32 घंटे तक सोता रहा। ज्यादा नींद की वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वो सिर्फ 7 घंटे की नींद लेना चाहता था, लेकिन जब वो सोकर उठा तो उसके मोबाइल में 50 लोगों के मिस्ड कॉल थे। व्यक्ति ने यह भी बताया कि सोकर उठने के बाद उसे आसपास का माहौल बेहद अजीब लग रहा था, जिससे वो घबरा गया और फिर खुद ही अपने पास के ही एक अस्पताल में पहुंच गया। जांच के दौरान डॉक्टर्स ने पाया कि व्यक्ति के दिमाग में कोई इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से वो सोता ही रह गया। साथ ही डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि सोते सोते वो व्यक्ति बेहोशी की हालत में चला गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो व्यक्ति कुछ घंटे और सो जाता तो वो कोमा में भी जा सकता था और यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज का भला किया होता तो आज मुस्लिम समाज के युवा साइकिल का पंक्चर ना बना रहे होते। पीएम मोदी हरियाणा के हिसार में थे। यहां उन्होंने बाबा साहब की बात करते हुए कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया और फिर वक्फ का मुद्दा उठा दिया। इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को
साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी ने ये भी दावा किया कि वक्फ संशोधन कानून से गरीब और पसमानदा मुस्लिमों का भला होगा, साथ ही आदिवासियों का हक भी सुरक्षित रहेगा। नए कानून के तहत हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने मुस्लिम मोर्चे पर कांग्रेस को नई चुनौती भी दे दी। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई। पीएम ने यह भी कहा कि जब सैकड़ों मुस्लिम विधवा महिलाओं ने सरकार से जमीन बचाने की गुहार लगाई, उसके बाद ही वक्फ संशोधन पर चर्चा शुरू हुई। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने पूछा है कि मोदी सरकार बताएं कि उसने बाबा साहेब के किन सिद्धांतों को अपनाया है। खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी को अंबेडकर का दुश्मन बताया। मौका अंबेडकर जयंती का था और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मोदी भी बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। खड़गे ने कहा कि संविधान बाबा साहब की तरफ से दिया गया भारत के लोगों के लिए तोहफा है, क्योंकि इससे ही लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार मिलता है। खड़गे ने मोदी सरकार को भी घेरा। जो कांग्रेस के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ ये कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। अरे हम तो ये कह रहे बाबा तुम क्या किए ये बताओ। बाबा साहब के कौन से उसूल अपनाए आप, तो ये वो कहने के लिए तैयार नहीं है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी अंबेडकर का नाम सिर्फ इस वजह से लेते हैं क्योंकि लोग खुश रहें। लोगों को अगर कहेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, ये उनकी मंशा है। इसके साथ ही खड़गे ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग उठाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने 1 घंटे वाले बयान को जुमला बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार में आ गए तो नए वक्फ कानून को रद्द करने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद रविवार को हैदराबाद में थे। वहां उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल के कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हालांकि अब मसूद का कहना है कि इलाज की बात करना जुमला था। ये तो एक जुमला है, लेकिन इसको करने में इससे ज्यादा टाइम थोड़ी ना चाहिए। इसमें इससे ज्यादा टाइम कहाँ चाहिए, इतने में ही हो जाएगा और कहाँ। मसूद ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने संविधान पर ग्रहण लगाया है, जिसे कांग्रेस सरकार में आने के बाद साफ करेगी। मैंने जो बात कही है उसके अंदर ना कोई चेतावनी है, ना उसके अंदर कोई धमकी है, ना कोई बात है। इलाज की बात सिर्फ है कि इलाज आज ये जुमले के अंदर के इलाज कर देंगे, वो सिर्फ एक जुमले की तरह। लेकिन हम लोग लड़ाई को इसको लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर हम लोग किसी भी सूरत में हिंसा के हामी नहीं है। इमरान मसूद ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हर काम लोकतांत्रिक तरीके से ही करेगी। वक्फ संशोधन कानून पर कहीं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं बंद कमरों में रणनीति तैयार हो रही है। आज एक बार फिर इस बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की बैठक हुई। जमीयत उलेमा हिंद की इस इंटरनल बैठक में समाज के बुद्धिजीवियों को भी शामिल किया गया था। आज की बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। इससे पहले रविवार को हुई बैठक में जमीयत के समर्थकों से अपील की गई थी कि वो सड़क पर उतरें और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। उधर झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायक ने कह दिया है कि ये बिल उनके राज्य में लागू नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इनको काम से कोई लेना देना नहीं। एक साजिश के तहत इस हमारी कौम पर जुल्म पे जुल्म कर रही है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्फ बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा के लिए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना,
ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि नफरत फैलाने वाले कुछ संगठन मस्जिद के बाहर जुलूस निकालकर हंगामा करते हैं, जिससे हिंसा भड़कती है। इधर कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक शख्स को मार गिराया। आरोप है कि युवक ने पहले बच्ची का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी बच्ची को घर के आंगन से उठा ले गया। पुलिस को 5 साल की बच्ची का शव एक झोपड़ी से बरामद हुआ। जांच में पता चला कि बिहार के रहने वाले रितेश कुमार ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों ओर से फायरिंग होती रही, जिसमें आरोपी रितेश कुमार की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिनका नजदीकी मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रितेश पिछले 3 महीने से हुबली में रह रहा था और अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट और होटलों में काम करता था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जयपुर में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। मैच के दौरान आरसीबी के बैटर विराट कोहली अचानक अपने सीने पर हाथ रखकर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के सामने पहुंच गए। विराट कोहली ने संजू सैमसन से उनके दिल की धड़कन चेक करने को कहा, जिसके बाद संजू सैमसन ने अपने दस्ताने उतारे, कोहली के सीने पर हाथ रखा, उनके दिल की धड़कन देखी। कोहली ने बताया कि रन लेने के दौरान अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। इस दौरान कोहली अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेते हुए नजर आए। हालांकि कुछ ही पलों में सब कुछ सामान्य भी हो गया और कोहली ने अपनी टीम को जिताकर लौटे भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मैच के दौरान जयपुर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और इतनी गर्मी में लगातार दौड़ने और खेलने की वजह से अक्सर हार्टबीट बढ़ जाती है, जिससे कभी कभार घबराहट भी होने लगती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि खेल के दौरान हार्टबीट यानी दिल की धड़कनों का तेज होना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से कोहली के साथ भी ऐसा हुआ। हरियाणा की बात करते हैं। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान ऐसा दिया है जिसको लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे या फिर बीजेपी का कोई नेता। दरअसल गुरुग्राम में ज्योतिराव फुले की जयंती कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव जीतने की हुंकार भरी। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। गुरुग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए, लेकिन गुरुग्राम में हुए इस कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा नायब सिंह सैनी के बयान की हो रही है। उनके बयान पर आरजेडी ने दलील दी है कि बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की है। बिहार में बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने लीक कर दिया। आरजेडी का तर्क है कि जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र में ज्यादा सीट जीतने पर एकनाथ शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, बीजेपी की वही रणनीति बिहार में भी होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सीएम फेस को लेकर चुभने वाला तंज कसा है। बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा, ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा। इधर नायब सिंह सैनी के बयान को लेकर बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर हलचल बढ़ गई है। नायब सिंह सैनी के बयान पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी को गृह मंत्री अमित शाह का बयान याद दिला दिया है। नीरज कुमार की दलील है, बिहार के अलग अलग जिलों में हो रहे एनडीए के सम्मेलनों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है। सभी घटक दल नारा दे रहे हैं 2025-30 फिर से नीतीश। ऐसे में नायब सिंह सैनी के बयान का कोई मतलब नहीं। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि 2025 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर चिराग पासवान की पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की चर्चा छेड़ दी है। बिहार को ये समूह पसंद है, ये गठबंधन पसंद है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नेतृत्व में हम लोगों को विजय फतह का मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान को भी सीएम फेस या कहिए चुनावी अभियान का लीडर मानकर चल रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के अलावा कोई और एनडीए का चेहरा होगा, इसकी उम्मीद कम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के कैथल में रहने वाले रामपाल कश्यप से मुलाकात की। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते वो तब तक जूता नहीं पहनेंगे। आज पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान भी रामपाल कश्यप नंगे पैर ही पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने न केवल बड़ी आत्मीयता के साथ रामपाल कश्यप से जूते पहनने का आग्रह किया बल्कि उन्हें एक नया जूता भी भेंट किया। भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया? 14 साल हो गए तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है। नहीं। कभी नहीं, जूते पहनते रहना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी चेरी काउंटी के फ्लैट में भीषण आग लग गई है और आग लगने की खबर से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, ये एक राहत की खबर है। दरअसल जिस फ्लैट में आग लगी वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग से चिंगारी नीचे के फ्लैट के वॉशिंग मशीन में लग गई और आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। तस्वीरें देखिए, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर चेरी काउंटी सोसाइटी में आग लगी है। एक फ्लैट में काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम हो रहा था और वहीं से चिंगारी छिटक कर दूसरे फ्लोर पर वॉशिंग मशीन में लग गई। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।